आज हम बात करेंगे MBBS एडमिशन कर्नाटका 2021। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें दैट इज cetonline.karnataka.gov.in। if there will be some change then definitely we will update on our YouTube. First of all, we will discuss the counseling process. As you know, 15% seats of all government colleges are reserved for All India quota. Similarly, 100% seats are covered under of deemed colleges are also covered under All India quota. इसके अलावा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और AFMC के जो एडमिशन होते हैं दैट इज़ थ्रू ऑल इंडिया कोटा। जैसे आपका नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होने के बाद आपको जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उससे पहले जो सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है दैट इज़ फॉर ऑल इंडिया कोटा। जैसे ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्टेट अपनी काउंसलिंग कराना स्टार्ट कर देते हैं। स्टेट कोटा के अंडर में क्या आता है, जो भी 85% सीट होती है गवर्नमेंट कॉलेज की वो उसके अंडर कवर्ड होती है। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट कॉलेज किसी भी स्टेट में होते हैं वो भी स्टेट कोटा के अंडर ही आते हैं, उनकी काउंसलिंग भी वही कराते हैं। अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि अभी तक कौन कौन से फॉर्म अवेलेबल हैं। अभी तक देखा जाए तो CMC वेल्लोर ने अपना फॉर्म बहुत पहले ही निकाल दिया था। IPU दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म अवेलेबल है जिसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई। इसी तरीके से केरला का फॉर्म भी अवेलेबल है। तो जिन लोगों का केरला में या दिल्ली में जो लोग एलिजिबल हैं वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। केरला में जिन लोगों का इंटरेस्ट रहता है वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। केरला में फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम रहता है, यहाँ की जो फ़ीस स्टार्ट हो जाती है 7.5 लाख रुपए स्टार्ट हो जाती है और जो फीस रहती है वो 15 लाख रुपए तक जाती है पर एनम। हम जो एक नेक्स्ट अपना वीडियो जो डालेंगे दैट विल बी ऑन हाउ मच नीट स्कोर इज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन कर्नाटका प्राइवेट कॉलेज, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाई कर्नाटका। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ PG सीट्स, क्योंकि यूजी करना सफिशिएंट नहीं रहता है। अगर आप मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए PG का करना कंपलसरी होता है। कंपलसरी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये होता है कि अगर आपको अच्छा करियर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो PG उसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस भी काफ़ी नॉमिनल रहती है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे किस कॉलेज की कितनी फ़ीस रहती है, गवर्नमेंट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज की, और कौन कौन सी 4 तरह की सीट होती हैं कर्नाटका में। इसके अलावा अकेडमिक्स काफ़ी अच्छा रहता है, हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे हैं और एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है कर्नाटका का। यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है कर्नाटका स्टेट। अब हम आपको बताते हैं कि कर्नाटका में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइम का ये प्रोसेस होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इसके लिए आपको ओपन किया हुआ है, ये लास्ट ईयर का कैलेंडर है 2020 का, इससे एक आपको आइडिया हो जाएगा। लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर को हुआ था और फिर 16 अक्टूबर को रिजल्ट आया था। स्टेट ने जो अपना नोटिफिकेशन इशू किया था पहला वो किया था 7 नवंबर को। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें लगभग 3 से 4 दिन का आपको टाइम मिलता है और उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाता है जो अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसकी पे कर देते हैं। उसके लिए भी टाइम मेंशन किया हुआ है कितने बजे तक आप फीस पे कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कर्नाटका का डोमिसाइल बेनिफिट लेने के लिए आपका स्कूलिंग भी वहाँ से होना ज़रूरी है। इसलिए फॉर्म फिलिंग के टाइम आपसे 10th की, 11th की और 12th की जो स्कूलिंग आपने की है उसकी डिटेल भी मांगी जाती है ताकि वहाँ से वो वेरीफाई हो सके कि आपकी स्कूलिंग कर्नाटका से है या नहीं। इसके अलावा जो बच्चे NCC, स्पोर्ट, डिफेंस, एक्स डिफेंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनको स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, उसके लिए भी एक टाइम मेंशन किया जाता है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं उनका एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए भी प्रॉपर एक शेड्यूल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपकी एक प्रोविजनल वेरीफाइड लिस्ट निकाल दी जाती है। इसमें एक एलिजिबल लिस्ट होते हैं, एक नॉन एलिजिबल लिस्ट होते हैं। अगर किसी कारण से कोई डॉक्यूमेंट में आपकी कोई कमी थी तो उसको बाद में आप अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आपको दिया जाता है, उसी के अंदर आपको वो सारी चीज़ें करनी होती है। अगर आप वो सक्सेसफुली सबमिट करा देते हैं तो फिर आपका नाम वेरीफाइड लिस्ट में आ जाता है। जो लोग वेरीफाइड लिस्ट में होते हैं वही काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, कन्नड़ लैंग्वेज के कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए प्रॉपर टेस्ट रखा जाता है जिससे उसका बेनिफिट उनको मिल सके, उसका भी शेड्यूल उसमें मेंशन किया जाता है। इसके बाद फिर मैं मैट्रिक्स जो भी स्टेट में कितने नंबर ऑफ़ कॉलेज हैं, कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कॉलेजों में जैसे अभी हम
नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ 4 तरह की सीटें होती हैं और किस किस की कितनी फीस स्ट्रक्चर होती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना स्कोर आपको होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो उसके लिए आपको ऑप्शन एंट्री करनी पड़ती है। उसके बाद जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है कर्नाटका का वो है कि सबसे पहले जो भी आप ऑप्शन एंट्री करते हैं उसके बाद क्या है मॉक रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। उसमें क्या है कि आपको एक टाइम मिल जाता है ड्यू टू एनी रीज़न। अगर आपने कोई गलत कॉलेज को चूज़ कर लिया था फर्स्ट नंबर पे जो आपका प्रायोरिटी में नहीं था तो उसको आपको चेंज करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है। प्रोविजन टू चेंज द ऑप्शन एंट्री बाय द एलिजिबल कैंडिडेट्स। इसके बाद बच्चों का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आपको जाके कॉलेज में फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है। बीच में मैं आपको बताता हूँ एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी इसमें कंप्लीट करना पड़ता है। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाते हैं तो उस टाइम आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जब हमने 12th कर लिया तो हम एलिजिबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ की जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है जिसके अंडर में ये सारे कॉलेज आते हैं वहाँ से आपको प्रॉपर एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होता है और एक आपको वेरिफिकेशन स्लिप ऑनलाइन डाउनलोड करनी पड़ती है। जब आप वो लेके जाते हैं तभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। कैंडिडेट मस्ट रिटेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद देम एज ए रेफरेंस फॉर फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस। आपको कम से कम जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया है उसकी 2 कॉपी रखनी है। जो फीस आपने पे की है उसका रिसिप्ट रखनी है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज के आइडेंटिकल फोटोग्राफ जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट किए थे वही आपको रखना है। ये कुछ चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ, कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं। जो भी लोग वहाँ के कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं उनको कंपलसरी रूरल सर्विस बॉन्ड देना होता है 1 साल के लिए, तो ये देना भी कंपलसरी होता है, तभी आप एडमिशन वहाँ ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से कॉलेज हैं, क्या उनकी फ़ीस रहती है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको स्कोर देखना है कि कितना स्कोर चाहिए आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए। इसमें जो स्टार्टिंग के 18 कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में दूसरे स्टेट के कैंडिडेट सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से आते हैं, तो इसलिए हम बाकी चीज़ों को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट कोटा की 85% के अंडर में जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए फ़ीस यहाँ मेंशन की हुई है। ज़्यादातर कॉलेजों की फ़ीस या तो 60,000 है या 1,10,000 के अराउंड है। 1,10,000 सिर्फ ई एस आई की है, बाकी सबकी जो फीस है वो लगभग 60,000 ही है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में 4 तरह की सीट होती है। गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट सीट, एनआरआई कोटा फीस और अदर फीस। हम जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजीएस ग्लोबल कॉलेज की जो बेंगलोर में स्थित है। अगर इसकी गवर्नमेंट कोटा की फीस देखते हैं दैट इज़ ओनली फॉर स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट, उनके लिए जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 1,41,200। अगर हम बात करें प्राइवेट सीट की जिसमें दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीट स्कोर, दैट इज़ अराउंड 9,95,000। इसके अलावा जो लोग एनआरआई कैंडिडेट हैं वो एनआरआई सीट ले सकते हैं। एनआरआई सीटें काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो आपको इजीली कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन फ़ीस थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, 45 लाख के अराउंड फीस रहती है अगर बीजीएस की बात करें। ऐसे ही कि यहाँ स्पेशल कोटा होता है जिसको हम कहते हैं अदर कोटा फीस, जिसको मैनेजमेंट कोटा भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डोनेशन आजकल चलती है या नहीं चलती। मैं आपको बताता हूँ आज के टाइम में किसी भी तरीके की डोनेशन नहीं होती है, लेकिन जो इनकी जो फीस है फीस आप देखेंगे कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। 45 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा होता है पर एनम के हिसाब से। अगर आप इसका 4.5 साल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ वेरी कॉस्टली। तो बाद में क्या होता है कि जो इस तरह की अदर कोटा की जो सीट बच जाती है उसमें क्या है कॉलेज की मैनेजमेंट बार्गेनिंग करती है। वो सिर्फ उन कॉलेजों में पॉसिबल है जहाँ सीटें बच जाती हैं, बचने की संभावना रहती है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फीस 45 लाख रुपए पर एनम है, कुछ की 36 लाख है, कुछ की 40 लाख है। एक कॉलेज जो आप देखेंगे सप्तागिरी की जो इन्होंने फीस रखी है दैट इज 60 लैक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि 60 लाख अगर पर एनम की फीस की बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो फीस हो जाएगी 2.70, 2 करोड़ 70 लैक्स। तो सबको पता है कि कोई भी बच्चा
एनआरआई कोटा में बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो एनआरआई कोटा में एडमिशन लेंगे या मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेंगे और इतनी फीस देंगे। तो ऐसी जो सीटें बच जाएंगी एनआरआई कोटा की, वो अल्टीमेटली मैनेजमेंट कोटा में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और फिर बाद में इनको सीटों के अगेंस्ट में बार्गेनिंग करके आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ काउंसलर या कुछ कंसल्टेंट के बच्चों को फ़ोन करके बताते हैं कि हम आपका एडमिशन वहाँ 60 लाख में करा देंगे, 70 लाख में करा देंगे। तो मेरे को लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है। जिस कॉलेज की फ़ीस से 40 लाख है, 45 लाख है, 36 लाख है या 30 लाख है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको 60 लाख या 70 लाख में एडमिशन दे देंगे। लेकिन फिर भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 80 लाख 85 लाख में एडमिशन हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बाद तक इंतज़ार करना पड़ता है। और किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट देने से पहले या किसी से भी काउंसलिंग लेने से पहले उसका बैकग्राउंड एक बार ज़रूर चेक कर लें, ताकि आप किसी तरीके के धोखे में ना आए। तो ये हमने बात की है कि एडमिशन लेने के लिए आपका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या उसकी फ़ीस रहती है, कौन कौन से। इसमें एक जो कॉलेज है आपका, जैसे मैंने आपको बताया सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, इसकी जो फ़ीस रहती है, यहाँ सिर्फ एक ही तरीके की सीट होती है। और जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 6,30,000 रुपये। तो ये जो कॉलेज है इसकी फ़ीस अलग है। बाकी अगर सबकी फ़ीस देखेंगे तो बाकी सबकी फ़ीस 9,94,406 रुपये है। और गवर्नमेंट कोटा की जो फीस है 1,41,196। बाकी एनआरआई कोटा की जो फीस है और जो ये दूसरी फीस है, ये आपकी अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग हो सकती है, इसीलिए एडमिशन के टाइम पे आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चार और भी कॉलेज हैं जिनके कट ऑफ कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि वहाँ फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ देखेंगे जैसे बाकी कॉलेजों में फीस थी 9,95,000, यहाँ जो फीस है आदि चुनचुनगिरी की फीस है 18,15,000 रुपये पर है ना। डॉक्टर चंद्रमा लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है दयानंद सागर, इसकी फ़ीस रहती है 20,15,000 रुपये। ख्वाजा बंदे नवाज इंस्टीट्यूट गुलबर्गा में है, इसकी फ़ीस रहती है 16,30,000। एसडीएम धारवाड़ में इसकी फ़ीस रहती है 47 लाख, ओ 17,45,000। तो इसी तरीके से आप दे सकते हैं। जिन लोगों का इंटरेस्ट है डेंटल कॉलेज में, वो यहाँ से इसकी फ़ीस चेक कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल नाम वेबसाइट हमने बता दी है, cetonline.karnataka.gov.in। इसी पे सारी आपकी जो डिटेल्स होती है, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर की है, चाहे वो लेटेस्ट अपडेट है, वो सारी इसी से आती हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने देखना है कि कितना स्कोर चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।